हम स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम द खिलजीज एंड तुगलक्स के बारे में पढ़ेंगे। द खिलजीज एंड तुगलक्स कंटिन्यू टू यूज़ ऑफ द बंदगान्स और द स्लेव्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। अब खिलजीज और तुगलक्स ने भी स्लेव्स को एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर रखा, जैसे कि स्लेव डायनेस्टी में स्लेव्स को पोजीशन अपॉइंट की जाती थी। However, they also placed some people of humble birth in high political and military position and as governors. Now here humble birth means people who belongs to an average family or a average person who does not have high status or money, lot of money, right? ऐसे लोगों को humble birth के लोग कहा गया है। सो खिलजीज और तुगलक्स ने अपनी जो इम्पोर्टेंट हाई पॉलिटिकल पोजीशंस थी वो हम्बल बर्थ के लोगों को दी, जैसे कि मिलिट्री पोजीशन या गवर्नर की पोजीशन एक्सेट्रा। दिस डिपेंडेंस ऑफ द सुल्तान of Delhi on bandagans and nobles of humble birth also caused political instability. They tended to remain loyal to their patron sultans and not to their successors. Now, just because of this, जो सुल्तान थे वो उन बंदगान्स पर, मतलब उन बंदगास पे डिपेंडेंट थे, उन स्लेव्स पे और नोबल्स पर डिपेंडेंट थे जो हम्बल बर्थ से बिलोंग करते थे, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आने लगी। वो कैसे? दे टेंडेड टू रिमेन लॉयल टू देयर पैट्रॉन सुल्तान नॉट टू देयर सक्सेसर्स। अब ये जो बंदगान्स और नॉबल्स होते थे ये लॉयल किसके साथ होते थे? उन पर्टिकुलर सुल्तान के साथ लॉयल होते थे, राइट, ऑनेस्ट होते थे। और जैसे ही उनकी डेथ हुई और उनका कोई सक्सेसर आया, दे वर डिसलॉयल, और वो डिसलॉयल हो जाते थे उनके सक्सेसर से। देयरफॉर द accession of a new sultan often saw conflict between the old and the new nobility। और जिसके कारण जो नया सुल्तान है उन्हें कॉन्फ्लिक्ट देखनी पड़ती थी नए और पुराने नोबिलिटी के बीच में। The sultans used to appoint military commander as governor of the territories of varying size। नाउ सुल्तान क्या करता था, उनके जो मिलिट्री कमांडर्स होते थे उन्हें एज अ गवर्नर किसी एक टेरिटरी का गवर्नर बना देते थे, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया और उस एरिया के आप गवर्नर हो, यू हैव टू गवर्न दिस पर्टिकुलर एरिया, सपोज, राइट। द लैंड वर कॉल्ड इक्तास, और उस पीस ऑफ लैंड को क्या कहते थे? इक्तास कहते थे। एंड देयर होल्डर्स वर कॉल्ड इक्तादार्स, और वो जो ये पीस ऑफ लैंड है, राइट, इसे क्या कहते हैं? इक्ता कहते थे। और वो पर्सन जिसको ये पीस ऑफ लैंड दिया गया है वो क्या कहलाता था? इक्तादार कहलाता था, या मुक्ति कहलाता था, दोनों कहते थे इसे। द ड्यूटी ऑफ मुक्ति वॉज टू ज्वाइन मिलिट्री कैंपेन एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अब मुक्ति की क्या ड्यूटी थी कि वो मिलिट्री कैंपेन को, जो मिलिट्री का कैंपेन होता है उसको ज्वाइन करे और वहाँ पे लॉ और ऑर्डर को मेंटेन रखें, डिसिप्लिन मेंटेन रखें। इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विस ऑफ द सुल्तान, द मुक्तीज were given the authority to collect revenue of their इक्ता as salary। और उसमें इन एक्सचेंज जब उनकी जॉब थी कि वो लॉ और ऑर्डर मेंटेन रखें, उसके एक्सचेंज में मुक्तीस को क्या मिलता था? वो पीस ऑफ लैंड, इक्ताज, राइट। इन इक्ताज पे जितने भी फार्मर्स हैं, पीसेंट्स हैं या लोग रह रहे हैं, इनसे रेवेन्यू कलेक्ट करना और एज अ सैलरी इसे रख लेना, ये उन्हें अलाउ किया जाता था। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दिस रेवेन्यू, और इस रेवेन्यू से, ये जो रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट किया जाता था, इसका कुछ पार्ट तो वो सैलरी के रूप में रख लेते थे एंड फ्यू रिमेनिंग पार्ट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सोल्जर्स। जो सोल्जर्स उनके अंडर काम करते थे उन सोल्जर्स को एज ए सैलरी उन्हें पे करना होता था, राइट। द खिलजीज एंड द तुगलक्स
also relied on the Ikta system of the administration but ensured that the office of Mukti was not hereditary and they were frequently transferred. Now जो खिलजीज और तुगलक थे वो ये जो इक्ता सिस्टम था कि एक इक्तादार अपॉइंट कर दिया, उसको एक पीस ऑफ लैंड दे दिया और उसे बोला कि इससे रेवेन्यू कलेक्ट करो और कुछ पार्ट अपनी सैलरी एज ए सैलरी रख लो और कुछ अपने सोल्जर्स को दे दो। लेकिन वो लोग ये हमेशा ध्यान रखते थे कि ये जो इक्तादार्स होते हैं जिन्हें ये पीस ऑफ लैंड दिया जाता है, ये पर्सन हेरिडेटरी नहीं होता था। मतलब ये पर्सन जो अपॉइंट किया गया है, इनका जो सन है वो इक्तादार नहीं बनेगा। ये जो पोजीशन थी ये ट्रांसफ़र की जाती थी। मतलब आज कोई और है, आफ्टर सम टाइम किसी और को इस पोजीशन पे अपॉइंट कर दिया जाएगा। मतलब ट्रांसफरेबल पोजीशन थी ये, राइट। द मुक्तीज वर ऑल्सो आस्क्ड टू स्ट्रिक्टली मेंटेन एंड रिक्वायर नंबर ऑफ सोल्जर्स। और इन मुक्तीज का ये भी पहला तो होता था मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। दूसरा इनका जो मेन फंक्शन था, ये स्ट्रिक्टली इन्हें कहा जाता था कि अपनी नंबर्स ऑफ सोल्जर्स को मेंटेन्ड रखना। मतलब एक पर्टिकुलर सोल्जर की नंबरिंग उन्हें बता दी जाती थी कि यू हैव टू मेंटेन 500 सोल्जर्स, सो दे स्ट्रिक्टली हैव टू मेंटेन 500 सोल्जर्स, राइट। इतने सोल्जर्स को उन्हें मेंटेन रखना ज़रूरी था। दिस स्टॉप द मुक्ति फ्रॉम बिल्डिंग सोशल एंड पॉलिटिकल कनेक्शंस। और जिसके कारण मुक्तीज सोशल और पॉलिटिकल कनेक्शंस नहीं बना पाते थे एंड बिकेम पावरफुल। This later Sultan look utmost care that the Mukti collected only the prescribed taxes and not more than that. अब सिंस इन मुक्तीस को ये जो इक्ता होते थे, ये लैंड जो होता था, इससे इनको रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था, राइट, जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट। अब उन्हें उसमें से सैलरी भी देनी होती थी और मतलब खुद की सैलरी भी रखनी थी और सोल्जर्स को भी पे करना होता था। तो ये जो इक्तादार होता है या जो मुक्ति होती है, मुक्तीज जो होते थे, ये प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है कि वो अपनी इच्छा से रेवेन्यू कलेक्ट कर लें, जो अमाउंट कहा जाए उससे ज़्यादा अमाउंट कलेक्ट करें। सो ये भी जो सुल्तान होते थे वो ध्यान रखते थे कि जितना अमाउंट या जितना रेवेन्यू उनसे कहा जाए ये उतना ही रेवेन्यू कलेक्ट करें, उससे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट ना कर सकें। एंड फॉर दिस दे अपॉइंटेड अकाउंटेंट। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, अकाउंटेंट अपॉइंट किए, ये ध्यान रखने के लिए कि इक्तादार जो रेवेन्यू कलेक्ट करने हैं वो प्रिस्क्राइब्ड ही हों। Who informed the Sultan about the amount of revenue collected by the मुक्तीज। और ये जो अकाउंटेंट होते थे ये किसको, सुल्तान को बताते थे कि मुक्तीज ने कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया है। सो बेसिकली सुल्तान, राइट, सुल्तान होते थे, सुल्तान किसे अपॉइंट करते थे, अकाउंटेंट को अपॉइंट करते थे और मुक्तीज अपॉइंट करते थे, मतलब पर्सन, इक्तादार जिन्हें कहते हैं, राइट। ये लैंड जिसे हम इक्ता कहते हैं और इसके लैंड का ओनर इक्तादार कहलाता है, राइट। अब ये इक्तादार रेवेन्यू कलेक्ट करता है किन से, फार्मर्स से या जो भी उनके एरिया में इक्ताज में जो भी लोग रहते हैं, राइट, उनसे रेवेन्यू। और फिर ये ध्यान कौन रखता है, अकाउंटेंट। और फिर ये अकाउंटेंट सारी इन्फॉर्मेशन किसे दे देता है, सुल्तान को। सो आई होप आपको ये सिस्टम समझ में आ गया होगा कि कैसे वो पीस ऑफ लैंड अपॉइंट करते थे और फिर उसे क्रॉस चेक भी करते थे, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द खिलजीज। खिलजीज के बारे में, स्पेशली हम खिलजीज के बारे में पढ़ रहे हैं। द रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी वर जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी एंड कुतुबुद्दीन Mubarak Shah Khilji. You must have heard Jalaluddin Khilji and Alauddin Khilji, right? Alauddin Khilji made an attempt to systematize and unify land revenue and urban taxes.
अब अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे ऐसे सिस्टमेटाइज और यूनिफाई लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की मेथड्स निकाली और अर्बन टैक्सेस लिए. ही इंस्टीट्यूटेड a highly centralized system of administration over his realm. Under the early Delhi Sultanate, Islamic land taxes, kharaj, has been fixed at 1/6 of the produce, but Alauddin raised the kharaj to 50% of the produce, introduced direct collection. Now, during खिलजीज एंड स्पेशली ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने बहुत सारे टैक्सेस लेवाई किए और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका था वो सेंट्रलाइज्ड तरीका था. मतलब सब कुछ अलाउद्दीन खिलजी के कंट्रोल में था. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम एक इस्लामिक लैंड टैक्स लिया जाता था जिसे खिराज कहते हैं, और उसका जो अमाउंट था वो आपके प्रोड्यूस से, मतलब जितना भी आपका प्रोड्यूस हो रहा है, सपोज आपकी अगर इनकम 6,000 हुई, राइट, 6,000 अगर आपकी इनकम हुई तो इसका 1/6 आपको पे करना पड़ेगा एज ए इस्लामिक लैंड टैक्स. बट ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने इस टैक्स को 1/6 से रेज करके कितना कर दिया, 50%, राइट, 50% इसे कर दिया गया. ही ऑल्सो इम्पोज टैक्सेस ऑन कैटल्स एंड हाउसेस, और उन्होंने कैटल्स और हाउसेस पे भी टैक्स लेवाई किए, इम्पोज किए. ज़ियाउद्दीन बरानी, a contemporary chronicle, informs us that revenue collection were ordered to demand revenue with such a rigor that the peasants were forced to sell their standing crops to meet the tax demand. अब ज़ियाउद्दीन बरानी एक कॉन्टेम्प्रेरी क्रॉनिकलर थे, जिन्होंने अपनी क्रॉनिकल, अपनी जो स्क्रिप्ट है उसमें ये मेंशन किया है कि रेवेन्यू कलेक्टर्स को ये ऑर्डर दिए गए थे कि पेशेंट को इतना ज़्यादा फोर्स किया जाए टैक्सेस के लिए, या इतने ज़्यादा टैक्स लेवाई किए जाएं कि वो अपनी स्टैंडिंग क्रॉप्स, वो क्रॉप्स जो अभी भी उनके पीस ऑफ लैंड पर हैं, उसे स्टैंडिंग क्रॉप्स वो सेल कर दें टू मीट द टैक्स डिमांड. टैक्स डिमांड को फुलफिल करने के लिए वो अपनी क्रॉप्स भी बेच दें. टैक्स फ्रॉम द डोआब एरिया वॉज स्पेंट ऑन पेइंग कैश सैलरी टू द सोल्जर्स. अब वो टैक्सेस जो रिवर के एरियाज से आती थी, मतलब वो एरिया जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता था, उन एरियाज से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था उनसे वो कहाँ स्पेंड की जाती थी, सोल्जर्स को कैश सैलरी पे करने में. Mongol attack increased on Delhi Sultanate during the reign of Alauddin Khilji. Now Alauddin Khilji के ड्यूरेशन में जब वो रूल कर रहे थे, उस टाइम पे मंगल जो थे वो बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे थे. दिस फोर्स्ड हिम टू रिक्रूट अ वेरी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली, और जिसके कारण उन्होंने बहुत लार्ज आर्मी को रिक्रूट कर लिया था. उनकी जो आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी कर ली थी उन्होंने. बट दिस वॉज a huge administrative and economic challenge for him. He took various measures to meet this challenge. The Sultan could not have given ikta to all the soldiers, therefore he preferred to give them cash salary. Now अब सिंस इतने सारे सोल्जर्स को उन्होंने रिक्रूट कर लिया था तो उन्हें मैनेज करना और उनको सैलरी पे करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था. सैलरी मतलब इक्ताज, क्योंकि उस टाइम पे तो लैंड दिया जाता था, कैश सैलरी सिर्फ सोल्जर्स को दी जाती थी. तो इन सारे जो सोल्जर्स थे, जिन्हें इन सारी आर्मीज़ के जो लोग थे, उन्हें सैलरी पे करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था, और लैंड प्रोवाइड करना या इक्ताज देना तो इम्पॉसिबल था क्योंकि इतना ज़्यादा लैंड अवेलेबल नहीं था. तो इसलिए उन्होंने सभी को कैश सैलरी देना स्टार्ट किया. द पेमेंट ऑफ ह्यूज मिलिट्री
also meant that Alauddin was able to extract enough revenue. Alauddin Khilji also controlled the prices of commodities as he had to maintain the large army at a minimum cost. Now Alauddin ने सारी प्राइसेस, सारी कमोडिटीज़, मतलब जितने भी आइटम्स होते थे उनकी प्राइस को भी फिक्स कर दिया था। सिंस उसे अपने जितने भी कमोडिटीज़ या अपने जितने भी रेवेन्यूज़ थे, जितने भी खर्चे थे, है ना, उन्हें मेंटेन करना था या आर्मी को कंट्रोल करके रखना था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, सारी कमोडिटीज़ की भी प्राइस फिक्स कर दी। ही फिक्स द प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज़ फ्रॉम ग्रेन टू क्लॉथ। उन्होंने कपड़ों से लेकर ग्रेन्स तक की प्राइस, अनाज तक की प्राइस को फिक्स कर दिया। स्लेव्स की जो प्राइस होती थी उसको फिक्स कर दिया, कैटल्स की प्राइस को फिक्स कर दिया, एंड एक्सेट्रा। अ कंट्रोलर ऑफ मार्केट कॉल्ड Shahana-e Mandi, the intelligence officer known as Barids, were appointed to implement the market control measure. और इन मार्केट कंट्रोलर्स भी अपॉइंट किए गए, मतलब मार्केट एक्सपर्ट्स जो कंट्रोल करें पूरे मार्केट को, उन्हें भी अपॉइंट किया गया, राइट, ताकि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा मेंटेन्ड रहे मिनिमम कॉस्ट में।